चलिए बच्चों, करंट अफेयर्स के इस एडिशन को स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। आइए, करंट अफेयर्स में पहले हम पढ़ेंगे कोंडा रेड्डी ट्राइब। कोंडा रेड्डी ट्राइब आज न्यूज़ में है। उसके न्यूज़ में होने के कई बेसिक कारण हैं। कोंडा रेड्डी ट्राइब कहाँ पर है, क्या करती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या न्यूज़ है इससे और क्यों ये यहाँ पर आई है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कोंडा रेड्डी ट्राइब जो है वो आज भी क्या कर रही है, हारमोनी बना के रख रही है नेचर के साथ, और ये देख रही है कि भाई कि जो हमारा ट्रेडिशन है और जो मॉडर्नाइजेशन है, इन दोनों के बीच में हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कैसे सामंजस्य बैठा सकते हैं और अपने जीवन को सही कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति का जीवन जिस प्रकार से होता है वो उसी प्रकार की चीजें करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए ये कह रहे हैं कि हम सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट। कैसे? नेचर को डिस्ट्रॉय किए बिना अपने रिसोर्सेस को प्रिपेयर करना। जी आपका होगा जो आपके सामने रहेगा। क्या क्या इन्होंने नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं किया और अपने रिसोर्सेस को बनाए। तो ये क्या कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज बना रहा है और उन चीज़ों को सही कर रहा है। तो ये चीज़ें जब भी कोई करता है तो उससे क्या होता है, हमें बेनिफिट होता है, हमें कोई लॉस होता हुआ नहीं दिखता। कोंडा ट्राइब कहाँ है, कोंडा ट्राइब कहाँ पाई जाती है? ये एक ट्राइबल है जो गोदावरी रिवर के किनारे आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ये तेलुगु बोलते हैं एक यूनिक एसेंट में, मतलब इनकी जो तेलुगु भाषा है वो अलग तरीके से बोलते हैं, जो रेगुलर है वो नहीं। ठीक है। और प्राइमरी रिलीजन इनका कोंडा रेड्डी फोल्क हिंदुइज्म है, जिसमें कल्ट ऑफ लोकल डिटीज को वर्शिप करते हैं। ठीक है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी कंटारा, आपको याद होगी, शायद अभी रिसेंटली आई थी। कंटारा में भी उनका एक लोकल डिटी था, मतलब वो उसी को पूछते थे जो उनका लोकल देवता था। वो किसी स्पेशल को नहीं मानते थे, उनके पास कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं था। ठीक है। ये क्या करते थे, लोकल डिटी की वर्शिप करते थे और उसी को मानते थे। तो सेम चीज यहाँ पर है, ये भी एक स्पेशल स्तर पर चीजों की पूजा करते हैं। परिवार पैट्रियार्कल सोसाइटी है या पैट्री लोकल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी जो पिता के वंश से जाने थे, पैट्री लोकल मतलब जहां पिता रहते हैं उस जगह चीजों को शिफ्ट कर देना, तो पैट्री लोकल सोसाइटी है। बहुपत्नित्व वाले परिवार भी पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, पॉलीगैमी होती है, कई सारी पत्नियां एक व्यक्ति की हो सकती हैं। मैरिज बाय नेगोशिएशन, बाय लव, बाय इलोपमेंट, बाय सर्विस, बाय कैप्चर, बाय एक्सचेंज आर सोशली एक्सेप्टेड वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट्स। प्रेम द्वारा भगाकर, सेवाबंदी, बंदी बनाकर, अदला बदली द्वारा विवाह किया जा सकता है। बस आपको कैसे पार्टनर मिला है आपकी प्रॉब्लम है, आपके पास पार्टनर होना चाहिए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, यहाँ पे क्या चलता है, कुल पंचायत चलती है जो पूरी के पूरे सोशल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करती है। ईच विलेज का ट्रेडिशनल हेडमैन होता है जिसको बोला जाता है पेड्डा कापू। ये क्या होता है, पेड्डा कापू। मुखिया का पद वंशानुगत होता है, जो मुखिया का पद है वो हेरिडेटरी होता है। मुखिया ग्राम देवताओं का पुजारी भी होता है। ये क्या करता है, ही इज द प्रीस्ट ऑफ द विलेज डिटीज। जो विलेज की डिटीज हैं उनकी पूजा करने का काम ये करते हुए दिखता है। लाइवलीहुड की बात करेंगे, दे आर प्राइमरी है ना शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, है ना, लार्जली डिपेंड्स ऑन द फ्लोरा फ्यूना ऑफ द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। दे कल्टीवेट लार्जली ज्वार विच इज अ स्टेपल फूड। ये क्या है, झूम खेती करते हैं, अपनी आजीविका के लिए बड़े पैमाने पर जंगल पे है और ज्वार की खेती करते हैं। कोंडा रेड्डी जो है सबसे ज्यादा क्या पालती हैं, गाय पालते हैं, जो उनके जीविका का, उनके लिवलीहुड का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। ट्रेडिशनल हाउसेस हैं कोंडा रेड्डी के, जो यूनिक आर्किटेक्चर लुक देते हैं सेंचुरीज से। ठीक है, इन्होंने अपने घर को नहीं बदला बिल्कुल। ये पोडू खेती पद्धति के तहत क्या क्या करते हैं, काजू उगाते हैं, नाइजर उगाते हैं, मिर्च उगाते हैं और कॉटन उगाते हैं। ठीक है। और व्यावसायिक फसलों में खेती के लिए आक्रामक है। अब ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं कल्टीवेट करते हैं कॉमर्शियल क्रॉप भी। ट्राइब जो अडॉप्ट कर रहा है यूनिक सर्कुलर शेप्ड आर्किटेक्चर फॉर हाउसिंग। ये एक गोलाकार वास्तुकला को मानते हैं और मिट्टी की दीवारें और फूस की छत बनाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए रखती है क्योंकि इसमें पहले तो पानी नहीं रुकता, दूसरा जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है और इससे कोई लॉसेस इनको दिखते नहीं है। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है क्या बच्चों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक प्रकार का कल्टीवेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, हम जिस भूमि पर कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उसे कुछ समय के लिए करते हैं, फिर उस पर्टिकुलर लैंड को हम छोड़ देते हैं। जब उस लैंड को छोड़ देते हैं तो हमें क्या दिखता है कि भाई यहाँ के जो न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ हैं, जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो बढ़ने लगेंगी और उसके बाद दोबारा दूसरी जगह पे चले जाएंगे। भविष्य में फिर ये हमारे काम आएगी और फिर हम इसे बदल के देखेंगे। अब अगला करंट अफेयर्स हमारा है DI होमी बाबा चेयर योजना। DAI एक है होमी बाबा चेयर स्कीम है।
जो भारत सरकार ने लॉन्च की है, इसमें क्या होगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने कहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, राज्यसभा ने क्या किया है, डीएई होमी भाभा चेयर स्कीम को प्रारंभ किया है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से। पहली चीज इसमें आपको क्या याद रखनी है, पहली चीज आपको याद रखनी है, चेयर किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से। सबसे पहली चीज आपको यहाँ याद रखनी है, इट विल बी चेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर होंगे जो रिकॉग्नाइज होंगे। ठीक है, इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, और जो रिटायर्ड हैं उन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को भी यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब जो चाहे वो यहाँ पर काम कर सकता है। टेन्योर जो होगा होमी भाभा चेयर स्कीम का, वो होगा 1 से 5 साल का। ठीक है, ये डिपेंड करता है सिलेक्शन कमेटी पे किस तरीके से आपको वो काम करने को देते हैं। 1 से 5 साल के बीच में आप कभी भी किसी भी एज में हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इनको दिया क्या जा रहा है। तो इनको प्रॉफिट्स बहुत सारे दिए जाएंगे जो आपके सामने हैं। इसमें क्या क्या है ये आपको याद रखने वाली चीज नहीं है, बट फिर भी जब पढ़ाई जा रही है तो याद रखना है। पहली चीज कि जो पुरस्कार विजेता है उसको सबसे पहले 2 लाख रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, मतलब सैलरी मिलेगी। फिर जो वो बंदे हैं उनके सेक्रेटरीट लेवल के लोग होते हैं, तो सचिव रखना है, टेलीफोन स्टेशनरी के लिए आपको हर साल 76,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, ये प्रतिमाह 2 लाख है, 76,000 तो मतलब 7,800 रुपए, मतलब 2,07,000 हो गया। उसके बाद पूरे कार्यकाल के दौरान एक मुश्त भत्ता मिलेगा। वो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1,25,000। ठीक है, जिसमें बुक्स खरीद सकते हैं और उसकी 10,000 की राशि भी शामिल है। सरकारी वाहन तो नहीं दिया जाएगा, पर उस वाहन की जगह आपको एक रेंटल दिया जाएगा कि आप अगर कोई गाड़ी रखते हैं तो उसका पेट्रोल हम देंगे, ड्राइवर की सैलरी सरकार देगी, आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आइए जाइए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस योजना के तहत जो भी रिटायर्ड पर्सन हैं, जो साइंस की फील्ड के, इंजीनियरिंग की फील्ड के, दे कैन गो एंड ज्वाइन दिस फीचर। ठीक, इसके बाद परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड या एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड क्या है। AERB कॉन्स्टिट्यूट हुआ था नवंबर 15, 1983 को। प्रेसिडेंट जो थे है ना इंडिया के उस समय, उन्होंने इसको बनाया था। और ये क्या करता है, जो भी सेफ्टी फंक्शन है रेगुलेटरी उनको चेक करता है। एटॉमिक एक्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी इसके साथ बाद में जोड़ दिया गया था जो इसके लिए काम करता है। देखिए यहाँ तक कोई भी डाउट आ रहा हो आप बिंदास पूछिए, डरिएगा नहीं, आप टेक्स्ट करेंगे जवाब आपको मिलेगा। मेरा जो रोल है वो मैं जरूर प्ले करूँगा। ठीक है, अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं जो और इम्पोर्टेंस आपके लिए रखता है। कुछ बेसिक चीज़ें उसमें आती हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो उनको हम भूल नहीं सकते। तो आइए इनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छा, अगर कोई इशू आए तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसको भी आपके लिए क्लियर करता चला जाऊँगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप पूछोगे तो आपको बताया नहीं जाएगा, हमारा काम बताना है, हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए, यहाँ पर है डॉल्सी बेला, ठीक है, केमनचाका। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ड्यूसी बेला केमनचाका, जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसको आपको याद रखने की जरूरत है, ये चीजें आप याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका करंट अफेयर्स है इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या बात की जा रही है बेटा, इसको आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, चिली के, ठीक है, कॉन्सेपोना विश्वविद्यालय और अमेरिका के वुड्स होल ओशिनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन में जो भी यहाँ पर लोग हैं उन्होंने रिसर्च की और इस जीव को पाया है। एलियन टाइप का दिखता है, बहुत अजीब सा जीव है। इसके बारे में यहाँ पे वार्तालाप की जा रही है। जीव है क्या, कहाँ से आया, तो इसके बारे में बात करेंगे। एक शिकारी उभयपादक प्रजाति, उभयपादक मतलब एम्फीफोड स्पीसीज है। ठीक है, ये आटागामा ट्रेंच में पाया जाता है। कितनी गहराई में पाया जा रहा है, 7,902 मीटर की गहराई में, मतलब यहाँ लाइट नहीं पहुंचती उस जगह पाया जा रहा है। ये यूसी रेडे परिवार में वर्गीकृत किया गया है। यह एक नव पहचानी गई प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है, एक नई पहचानी गई प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है जो गहरे समुद्र की जैव विविधता की सूची में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। क्या दिखलाता है, जो गहरे समुद्र की जैव विविधता की सूची है उसकी वृद्धि को दर्शाते हुए दिखता है। वहां पर ये सारी चीजें आपको करते हुए दिखता है। विशेषताएं, इसका आकार कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। ये अपने रिलेटिव्स जो थे उनसे थोड़ा ही बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है। और अब ये जनरली नीचे क्यों पाए जाते हैं, उसका रीजन है क्योंकि ये उन लोगों का शिकार करते हैं जो गहरे समुद्र में खाद्य जल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं पे डीप सी में जो फूड वेब है उसके लिए बहुत जरूरी है। बहुत तेज तैरते हैं। ठीक है, और नेम्ड आफ्टर डार्कनेस, जहां पर एडेंस रीजन है वहां पर एक शिकार, तेज गति से तैरने वाला शिकारी पक्षी है जिसका नाम एंडीज क्षेत्र में लोगों ने अंधकार रखा था, उसके नाम पर रखा गया है।
इसका पीला कलर होता है, ठीक है, पेल कलर का होता है, गहरे समुद्र में रहने वाला है, ठीक है, डीप ओशियन में रहता है। एबिलिटी इसकी ये है कि पीच ब्लैक एनवायरनमेंट में रह सकता है, अंधेरे वातावरण में पनप सकता है। तो अगर कल को सनलाइट अर्थ पे बिल्कुल ना आए तो भी इसके सर्वाइवल के चांसेस हैं। तो अगर अर्थ पे इसके सर्वाइवल है तो कई ऐसी गैलेक्सीज में प्लैनेट हैं जहाँ पर स्टार की स्टार की ओरिजिनल लाइट नहीं पड़ती, वहाँ पर भी इनका सर्वाइवल है ना। अगर वहाँ पर ये एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, ये स्पीसीज सर्वाइव कर रही है, तो मतलब जो लाइफ की हम बात करते हैं कि अर्थ के बाहर लाइफ है कि नहीं, तो पॉसिबिलिटी से होगी। अब आटागामा ट्रेंच की बात करेंगे। आटागामा ट्रेंच कहाँ पर है? ये साउथ पैसिफिक ओशियन में है, प्लगिंग टू द डेप्थ ऑफ 8000 मीटर। 8000 मीटर तक है, 7990 पर ये स्पीसीज पाई जा रही है आटागामा ट्रेंच में, तो बहुत बड़ी चीज हो गई, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ हैडल जोन। ये क्या है? हैडल जोन का पार्ट है, रीजन है जो कैरेक्टराइज करता है इंटेंस प्रेशर, नियर फ्रीजिंग, ठीक है, टेम्परेचर, बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, बहुत एक्सटेंड टेम्परेचर होता है। इन चीजों को यहाँ पर देखा जाता है और किया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हैडल फीचर एंड सिचुएटेड इलो द इट्रोपैटिक सरफेस, ठीक है। अब ये क्या है? अलग अलग संरचनाओं में है, सबसे नीचे सतही सतहों पर पाया जाता है और ये बहुत हाई प्रेशर बेल्ट होती है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर बहुत वीक नहीं होता। यहाँ पर अगर बीइंग ह्यूमन हम लोग जाएं तो शायद हमारे कान अन फट जाएं, हमारी चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाए, तो ज़्यादा गहराई पे जाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ हमें याद रखें। महासागर की खाइयाँ, ट्रेंचेस क्या है? ये क्या होते हैं? बहुत गहरे गहरे संकीर्ण गड्ढे होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं। पृथ्वी पर अगर बात करेंगे सबसे गहरा गड्ढा कहाँ पर पाया गया है, तो बेटा पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा जो होता है, ठीक है, वो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पर बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो हैं, ठीक है, ज्वालामुखी भी हैं और बहुत सारे अर्थक्वेक भी वहीं पे आते हैं। याद रखिएगा, ज्वालामुखी जहाँ आता है वहाँ चांसेस बढ़ते हैं कि वहाँ पे अर्थक्वेक भी आए, ठीक। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा बिंदास, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, डरिएगा नहीं, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स पढ़ने बैठे हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी, डरना नहीं है, बस पढ़ते रहना है, चीज़ें आपको याद हो जाएं। इसके बाद आता है क्या? इसके बाद आता है समर्थ उद्योग भारत की पहल है 4.0। तो आप क्या समर्थ उद्योग के लिए तैयार हैं? ये है क्या 4.0? इसके बारे में आज हमें बात करनी है। 4.0 कब आया, इसके बारे में क्या क्या है, तो आइए पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री स्टील ने समर्थ उद्योग 4.0 इनिशिएटिव राज्यसभा में दिया और इन्होंने कहा कि भैया अब इसको हमें प्रारंभ करना है। और ये किस चीज के लिए है? ये हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील का जो है उससे रिलेटेड है। अब इस पहल के बारे में बात करें, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। पहली चीज याद रखना, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द स्कीम ऑफ एनहांसमेंट ऑफ द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। किसने बनाया? मिनिस्ट्री ने। किस स्कीम के अंतर्गत? एनहांसमेंट ऑफ द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर। इसके बाद समर्थ उद्योग जो है इनकम्पस करता है मैन्युफैक्चरर्स को, वेंडर्स को, कस्टमर्स को एज दे आर मेन स्टॉक होल्डर। ये किन किन के लिए काम करता है? निर्माता, विक्रेता, ग्राहक, जो इसके मुख्य हितधारक। Experiential and the demonstration center of the industry 4.0 have been proposed to spread awareness about 14 amongst the Indian manufacturing industries। ये किसके बारे में? 14 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें इन उद्योगों को फैलाने का, प्रदर्शन को सही करने का प्रयास होगा। देखिए, जब आप हैवी इंडस्ट्रीज पे जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि किन चीज़ों को हमें रेगुलेट करना है, कैसे हमें रेगुलेट करना है, किस तरीके से हमें चलाना है। 4 एडवांस स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब बनाए जाएंगे। पहला सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीज जिसे C4I4 लैब पुणे बोला जाएगा। फिर IITD-AAI फाउंडेशन ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो IIT दिल्ली में होगा। 1 to 4.0 इंडिया एट IISc बेंगलोर में होगा और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो एंड डेवलपमेंट सेल CMTI बेंगलुरु में होगा। ये 4 सेंटर आपको याद रखने हैं जो इसके लिए सेट किए गए हैं। इन 4 सेंटर्स को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं भूल सकते। इसके बाद समर्थ जो है, ये समर्थ योजना क्या है, कहाँ से आई, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। समर्थ जो है, समर्थ योजना जो है ये स्टार्ट हुई थी इंडस्ट्रीज के थ्रू, ठीक है, और इंक्लूड करता है MSME को जो ट्रेन करते हैं, वर्कफोर्स को अवेयर करते हैं इंडस्ट्रीज को इस टेक्नोलॉजी के लिए। इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस सेमिनार, वर्कशॉप एंड नॉलेज शेयरिंग इवेंट्स जो इंडस्ट्री 4.0 को मिलेंगे, ठीक। इसके बाद ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंडस्ट्री 4.0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है? अबाउट इंडस्ट्रीज 4.0। इसके बाद प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी इन एरियाज जो IoT है, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे।
कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस इन इंडस्ट्रीज को, एमएसएमई को, इंडस्ट्री 4.4 इनेबल टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, अभी तक नहीं दिया गया, ना दिया जाता है। मतलब इसको आप लेते हैं तो आपका एक ट्रैक अच्छा बनता है, बट आपको इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता। इनहेंसमेंट ऑफ द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन कैपिटल सेक्टर स्कीम है क्या, इसके बारे में अगर हम समझे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इनमें बाहरी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी अप्रचलन, गुणवत्ता, उद्योग बुनियादी ढांचे, सामान्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच की समस्या से निपटने के लिए शुरू किया गया था। ये क्यों स्टार्ट किया गया था? इन बेसिक चीजों के लिए स्टार्ट किया गया था, क्योंकि हमारे लिए जरूरी थी। तो इसके साथ हमारा ये भी करंट अफेयर खत्म होता है। इसके बाद हम अपने अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। तो अगला करंट अफेयर्स हमारा किस टॉपिक पर है, इसके बारे में बात करते हैं। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, KLIP। KLIP है क्या बेटा, ये क्यों आया, ये न्यूज में क्यों है, इससे कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, सबकी जानकारी हम लोग इसी एक स्लाइड में लेंगे। पहला, द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, ऑन नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इज लाइकली टू सबमिट फाइनल रिपोर्ट ऑन द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम सून। ये एक्सक्लूड करेगी, है ना, जियो टेक्निकल टेस्ट बहुत सारे होंगे, उनके बारे में सारी डिटेल्स देगी। अब ये कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है क्या, इट इज अ मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट जो गोदावरी रिवर, है ना, कालेश्वरम में, वहां पर तेलंगाना के पास है। इसकी डिजाइन जो की गई है वाटर इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, कितना, 45 लाख एकड़, 20 से 20 डिस्ट्रिक्ट, जो 31 डिस्ट्रिक्ट में 20 डिस्ट्रिक्ट है उनको प्रोवाइड करेगा, है ना, अपार्ट फ्रॉम हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। ये क्या करेगा, पानी उपलब्ध कराएगा, किस किस को, सिकंदराबाद हैदराबाद को तो कराएगा। उसके बाद टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट है, 31 में से 20 डिस्ट्रिक्ट को इरिगेशन और पीने का पानी सिर्फ यही एक योजना देगी। तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 45 लाख एकड़ भूमि को सींचेगी, 45 लाख ऑफ एकड़ लैंड विल बी इरिगेटेड बाय दिस स्कीम। तो ये स्कीम कहीं ना कहीं अच्छी मानी जाएगी इनके लिए, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, ये है प्राणहिता रिवर पर। कहाँ पे, प्राणहिता रिवर पे, ठीक है। बहुत सारी स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज हैं, वर्धा है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे वर्धा है, पेन गंगा है, वेन गंगा है, ये सारी नदियां हैं जो महादेव तक पूरा एक जल निकास का 7वां बड़ा बेसिन बनाती हैं, वो सारी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे जल को हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, KLPP में 7 लिंकों और 18 पैकेजों को विभाजित किया गया, ठीक है। 13 जिलों से होकर जाएंगी, कितने, 13 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाएंगी। टोटल इनका जो रन होगा वो 500 किलोमीटर होगा, और कैनल नेटवर्क इससे जो बनेगा वो बनेगा 1800 किलोमीटर लॉन्ग। अब इस प्रोजेक्ट की अगर बात करेंगे तो इसमें टोटल जो है 240 TMC, ठीक है, जिसमें 195 रखेगा मेडिगड्डा बैराज, 20 रखेगा, है ना, स्पंदन यमलापल्ली प्रोजेक्ट, और 25 रखेगा ग्राउंड वाटर से, और जिसमें से 169 जो है वो एलोकेट किया गया इरिगेशन को, 30 हैदराबाद म्यूनिसिपल वाटर को, 16 मिसलेनियस इंडस्ट्रीज को, 10 यूज किया जाएगा इसमें, ना, टन मैट्रिक जो मिलियन है इनका किया जाएगा पीने के लिए गांव को, आसपास के लोगों को। अब देखिए आपको एक बहुत बड़ी चीज समझनी है, आज जल की इतनी कमी है कि हमें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने पड़ रहे हैं, पीने के पानी को देने के लिए भी हमें एलोकेशन अलग से करना पड़ रहा है। जो हम कहते हैं जल ही जीवन है, जल को बचाएं, जल को संभालें, लोग नहीं संभालते, तो उसका खामियाजा इन्हीं वीडियो से आपको दिखेगा कि कैसे जल की हमें जरूरत है। अब जो डैम बनता है, कुछ भी बनता है, उसकी सुरक्षा की जाती है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण भारत का एक विनियामक निकाय है जिसकी स्थापना देश में बांध सुरक्षा की निगरानी के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 द्वारा की गई थी। NDSA बांध सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति द्वारा विकसित नीतियों, दिशा निर्देशों और मानकों को लागू करते हुए आपको प्रदर्शित होती है। ये क्या करती है, इन सारे मानकों को आपके सामने रखती है। इसके बाद अगला जो है साइंस टेक से रिलेटेड है, और साइंस टेक में रिलेटेड है क्रायोजेनिक इंजन से। क्रायोजेनिक इंजन पढ़ने से पहले एक कहानी आपको सुनाता हूँ, बहुत जरूरी है, बड़ी अच्छी कहानी है, मजा आएगी आपको सुनने में, ठीक है। आजकल मुझे तो मजा नहीं आ रही बहुत ज्यादा कहानियां सुनने में, बट आपको आएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है क्रायोजेनिक इंजन की, ठीक है। ये बेटा क्रायोजेनिक इंजन्स होते क्या हैं, पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। व्हाट आर क्रायोजेनिक इंजन्स? क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, क्रायोजेनिक इंजन्स बेटा आपके लिए तब काम करते हैं जब आप एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते हो। एटमॉस्फेयर से ऊपर जाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए, लिक्विड हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी
या गैस के लिए और भी चीज़ें ले सकते हैं, पर लिक्विड ऑक्सीजन आपको बिल्कुल चाहिए। अभी लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए या अदर गैस चाहिए जो आपको एनवायरनमेंट से ऊपर जले। तो किसी भी गैस को जलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, अगर हाइड्रोजन को भी जलाना है तो आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कैसे जाएगी, अब इसको क्या करना पड़ता है, मान लीजिए टैंकर एक बनाया, ये दूसरा टैंकर बनाया बेटा, इसमें लिक्विड ऑक्सीजन रखी, इसमें लिक्विड हाइड्रोजन रखा, ठीक है। यहाँ से एक वॉल्व लाए और एक उधर से वॉल्व लाए। जब यहाँ से और वहाँ से एक वॉल्व हम सेट करते हैं तो ये जो वॉल्व होते हैं ये इधर से डालेंगे, इधर से डालेंगे, यहाँ पे एक बर्निंग चैम्बर बना देंगे। अब ये बर्निंग चैम्बर क्या काम करेगा, बर्निंग चैम्बर यहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन को लाएगा और यहाँ पे इंजेक्ट करके जलेगा और इंजन चलेगा। अब सबसे बड़ी बात है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको फ्रीज करना है या 378 डिग्री पे करना है। अब इसकी एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना, वी मस्ट नो आर टेक्नोलॉजी जिससे हम इसको कंप्रेस कर पाए और कंप्रेस करके ले जाए। ये टेक्नोलॉजी विश्व में कई कंट्रियों के पास नहीं, ठीक। अच्छा, भारत ने जब एक क्रायोजेनिक इंजन बनाना स्टार्ट किया, एक मूवी आई थी आपको याद होगी, रॉकेटरी, नंबी साहब की, उसमें एक क्रायोजेनिक इंजन की जर्नी दिखाई गई थी। ये नंबी साहब जो थे वो, और ये जो आपके एपीजे अब्दुल कलाम थे, एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ के लिए काम कर रहे थे, नंबी साहब कर रहे थे स्पेस साइंस के लिए। बट अगर ये नहीं होते तो पता है क्या होता है, ये ना होते तो शायद आज कुछ होता नहीं। इसको बनाया था आर महादेवन या माधवन है एक्टर, उनकी थी वो पिक्चर, कभी रॉकेटरी देखिएगा कभी मौका मिले तो। अब यहाँ पर ये हुआ था कि बेटा जब ये गए तो ये पहले किसके पास गए, रशिया के पास। अच्छा, विश्व में क्रायोजेनिक इंजन क्यों नहीं दिया जाता, उसका दूसरा रीजन ये होता है, क्रायोजेनिक इंजन के साथ हम बैलिस्टिक मिसाइल्स बना सकते। क्यों, बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ एक रूल हमने आपको डे 1 से पढ़ाया, हमने क्या पढ़ाया, हमने कहा था बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं ऐसे चलती